तो हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे। और शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबर कार्यक्रम। और आज हम जो न्यूज़पेपर का एनालाइज करेंगे वो है 5 मार्च का। और सबसे पहले इस काम से पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि 2-3 दिन क्लास थोड़ा बहुत अच्छे से नहीं हो पाई है, सूटेबल नहीं हो पाई है, क्लास नहीं आ पाई है। उसके पीछे ये था कि मैं थोड़ा सा आउट ऑफ सिटी था, एक विवाह समारोह में जा रखा था शामिल होने के लिए, तो क्लासेस नहीं हो पाई है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। एंड अगेन अब क्लासेस को दोबारा शुरू करते हैं। तो इसलिए जो ये न्यूज़पेपर है, भले आज 7 मार्च है, बट ये न्यूज़पेपर जो है ये है 5 मार्च का। और आज 5 मार्च का अगर आप न्यूज़पेपर देखोगे तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के ही आर्टिकल में, आज के ही न्यूज़पेपर में आप 2-3 क्वेश्चन ऐसे देखेंगे जो ऑलरेडी पुराने पेपरों में भी आ चुके हैं, और 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी जरूर देखने के लिए मिलेंगे जो आगे भी पेपर में बनेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं क्या सही होता है हमारे लिए। और आज के क्वेश्चंस को जरूर आप पीपीटी क्या बोलता हूँ मैं, जरूर आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे, ये बात ध्यान रखना। आज की क्लास हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसलिए आपको आज की क्लास को नोट डाउन करना ही करना पड़ेगा। पहला यह है 31 पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी। जैसा कि हमने कल परसों भी एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल डिस्कस किया था, तो वहाँ पे हमने देखा था कि उत्तराखंड अपने प्रदेश में, मतलब हमारे राज्य में, अगर कोई नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे वो लेके आता है, पदक लेके आता है, तो उसको क्या मिलेगी? सरकारी नौकरी मिलेगी। तो ये ध्यान रखना, कितने खिलाड़ियों को मिल रही है? तो 31 खिलाड़ियों को मिल रही है, ये बात आप ध्यान रखना। मैं ऐसे चीज़ें क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि उत्तराखंड में जब भी हम एग्ज़ाम देखते हैं तो ऐसा क्वेश्चन बन जाता है, कितने साहित्य नाट्य अकादमी पुरस्कार मिले, कितने संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार मिले, कितनों को शैलेश मटियानी पुरस्कार मिला है। ऐसे चीज़ क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तराखंड में पहली बार, ये पहली बार हो रहा है, उत्तराखंड में पहली बार कितने खिलाड़ियों को फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब मिली है? तो 31 खिलाड़ियों को मिलेगी। और किस योजना के तहत मिलेगी, कौन सी नीति के तहत मिलेगी? तो उत्तराखंड की जो खेल नीति है, उत्तराखंड की खेल नीति आई थी 2021 में। और इसमें हमारे जो खेल मंत्री है, इसमें जो हमारे खेल मंत्री है उनका नाम है रेखा आर्य जी। और इन रेखा आर्य जी ने ये घोषणा करी थी कि हमारे प्रदेश के कोई भी खिलाड़ी अगर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी पदक लेके आता है, तो अकॉर्डिंग टू उनका पदक, गोल्ड सिल्वर ब्राउन जो भी लाएंगे, उसके हिसाब से उनको नौकरियां मिलेगी। तो ऐसा पहली बार उत्तराखंड में हुआ है। कितने खिलाड़ियों को नौकरी मिली है सरकारी? 31। इसमें से 10 तो भाई 1 दरोगा बने हैं, 5 फॉरेस्ट गार्ड बने हैं, ठीक है, 8 कांस्टेबल बने हैं। तो ऐसा ऐसा प्रांतीय रक्षक दल जिसकी आजकल भर्ती आ रही है, उसमें भी एक भर्ती हुआ है, ठीक है। तो ऐसा ध्यान में रख सकते हैं आप कि क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। देखो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और मैंने आपको बता दिया है, प्लीज इस पॉइंट को नोट डाउन जरूर करें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है, इस वाले क्वेश्चन को चर्चाओं में क्यों रहेगा ये क्वेश्चन, देखते हैं क्या न्यूज़पेपर का ये आर्टिकल है। अगर आपको दिख पा रहा होगा तो ये आर्टिकल दिख रहा है, मोरी नेटवर्क परियोजना का पीएम ने किया लोकार्पण। ठीक है, जल विद्युत परियोजनाएं हमारे उत्तराखंड के एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना आई है जिसका नाम है मोरी नेटवाड़ जल विद्युत परियोजना। इसका नाम है मोरी नेटवाड़ जल विद्युत परियोजना, मोरी नेटवाड़ जल विद्युत परियोजना भाई, है ना। अब नेटवाड़ तो मैंने ना जाने कितनी बार आपको पढ़ा रखा है, तो ऐसा तो कोई बोल भी नहीं सकता कि सर ये कहाँ होगा। यार 1000 बार आपको पढ़ा रखा है। नेटवाड़ 2 नदियों के संगम पे है, जला प्लस उपजला के संगम पर है। ये मैंने आपको नदी तंत्र में भी पढ़ा रखा, बार बार डिस्कस करता हूँ, जिसको हम बोलते हैं रुपिन और सुपिन के संगम पर है। रुपिन और सुपिन के संगम पर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है नेटवाड़। और नेटवाड़ कहाँ पड़ेगा? उत्तरकाशी में। और ये एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। मोरी, मोरी ब्लॉक कहाँ है? ये भी मोरी और डुंडा उत्तरकाशी में है। अभी क्यों चर्चाओं में? जल विद्युत परियोजना के चर्चाओं में है। और क्वेश्चन आएगा कौन सी नदी पर है, तो भाई जला उपजला मिला के क्या बनाते हैं, टॉस नदी पर है। चर्चाओं में तो कितने मेगावाट का है? 60 मेगावाट का है। क्यों चर्चाओं में है? कि हाल में ही इसका शिलान्यास नरेंद्र मोदी ने किया है। भाई कभी कभी ना एग्जाम में क्या होता है, हम कुछ पढ़ के जाते हैं, एग्जामिनर की थिंकिंग, एग्जामिनर की सोच कुछ हमसे भी एक्स्ट्रा होती है। भाई वह एग्जामिनर है और हम एग्जाम देने जा रहे हैं, इट मीन्स हमसे तो सीनियर और ज़्यादा नॉलेजेबल होगा वो। तो भाई क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ लिया जाएगा कि हाल में ही मोरी नेटवर्क परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया था।
राज्यपाल गुरमीत सिंह द्वारा किया गया था, द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया था, या प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। ऐसे भी कोई भी चार ऑप्शन बना देगा भाई हो। तो ध्यान रखना, इसका जो उद्घाटन हाल में ही किया गया था, इसका जो उद्घाटन हाल में ही किया गया था बाय नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, हमारे देश के यशस्वी जो प्रधानमंत्री है उनके द्वारा किया गया था। वर्चुअल तरीके से किया गया था, ऑफलाइन यहाँ पे नहीं पहुंचे थे, ऑनलाइन माध्यम से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा ही उन्होंने किया था। यहाँ पर एक और फैक्ट आता है कि जो ये जल विद्युत परियोजना बनाई गई है, इसको बनाने वाली कोई ना कोई कंपनी होगी। उत्तराखंड में जब भी आप जल विद्युत परियोजनाओं वाला टॉपिक पढ़ेंगे, एक तो यहाँ से अमूमन लगभग हर पेपर में एक क्वेश्चन बनता है, एंड दूसरा थोड़ा डीप अगर हम जाएंगे तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी जल विद्युत परियोजना किस कंपनी द्वारा बनाई गई है। तो जो ये जल विद्युत परियोजना बनाई गई है, ये बनाई गई सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक है सतलज, ठीक है, एक कंपनी का नाम है सतलज जल विद्युत परियोजना, एक कंपनी का नाम है सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड इस कंपनी ने बनाया। अगर क्वेश्चन आएगा कि किसने इसको बनाया भाई, मोरी नेटवर्क परियोजना का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया था, तो सतलज जल विद्युत परियोजना द्वारा इस मोरी जल विद्युत परियोजना का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा गया है कि इस परियोजना का निर्माण देश में नवरत्नों में शामिल सतलज जल विद्युत निगम द्वारा इस परियोजना का निर्माण किया गया था, और प्रधानमंत्री जी ने इस परियोजना की सभी टीम को बधाई दी और इसका वर्चुअल रूप से उद्घाटन उन्होंने किया था। यहाँ पे ये फैक्ट निकल के आते। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, अगर मैं थोड़ा सा डीप जाऊं तो क्वेश्चन आएगा जो ये मोरी नेटवर्क परियोजना है ये अभी बनकर तैयार हुआ भाई, जब बनकर तैयार हुआ तो इसका उद्घाटन हुआ होगा, खुद सोचो, मगर इस परियोजना का निर्माण कार्य कब से शुरू हुआ है। ऐसा ही एक क्वेश्चन हमारे उत्तराखंड के प्रीवियस पेपर में जमरानी बांध से पूछा जा चुका है, लखवाड़ डैम से पूछा जा चुका है। तो ये भी करंट अफेयर के चर्चाओं में आपको पढ़ना चाहिए। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर क्वेश्चन आएगा कि ये जो जल विद्युत परियोजना का निर्माण, अभी तो हम बोल रहे 2024 में 5 मार्च को इसका उद्घाटन हो गया है, मगर इसका निर्माण कब से शुरू हो रहा था, तो ध्यान रखना 2008 और 2009 की डेट मुझे देखने के लिए मिलती है। अगर क्वेश्चन ये बनता है कि इस परियोजना का निर्माण कब से शुरू हुआ है, बट अगर हम इसके तहकीकात करते हैं, इसको रिवर्स चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं विकिपीडिया के माध्यम से, तो हमको ये देखने के लिए मिलता है कि इस परियोजना का निर्माण कार्य 2018-19 में त्रिवेंद्र रावत सरकार ने किया था। ये जो 2008-9 है, ये 2008-9 ये न्यूज़पेपर दे रहा है, ये न्यूज़पेपर का डाटा अमर उजाला का डाटा है, ये हमारा डाटा नहीं है। तो अमर उजाला कहता है कि इस परियोजना का निर्माण 2008-9 में शुरू हो गया था, और इस परियोजना को अगर हम ऑनलाइन चेक करते हैं तो हमको देखने के लिए मिलता है कि इस परियोजना का निर्माण 2018-19 में शुरू हुआ था और 2024 में बनकर तैयार हुआ। तभी तो नरेंद्र मोदी जी ने इसका क्या किया था, वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया था। ये वाला फैक्ट भी आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, कुछ बेसिक से फैक्ट होते हैं जो आपको एग्जाम की दृष्टि से याद करने चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं चेक करता हूँ ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही इसमें, वेट ए मिनट। ठीक है, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे निकल के आई है, और क्या चीज़ें यहाँ से निकल के आई है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये सारी के सारे फैक्ट आपको याद भी रखने हैं, कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, किसने उद्घाटन किया, कब किया, क्या किया। बाकी टॉस नदी की लंबाई मैंने 1000 बार आपको रटा दी है, 148 किलोमीटर है, ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या हमारे पास निकल के आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको देखने के लिए मिला, देखो यहां से एक क्वेश्चन ऑलरेडी बीपीडीओ के पेपर में पूछा, बीपीडीओ ने कनिष्ठ सहायक के पेपर में पूछा जा चुका है, बहुत प्रीवियस पेपर है, बट ऐसी क्वेश्चन यहां से पूछा गया था। अभी तो भाई करंट अफेयर में एचएनबी विश्वविद्यालय, हमारा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, तो ध्यान रखना गढ़वाल यूनिवर्सिटी क्यों चर्चाओं में है। तो क्वेश्चन आ सकता है हमारे उत्तराखंड के एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। गढ़वाल यूनिवर्सिटी के नए कुलपति बने हैं जिनका नाम है मदन लाल ब्रह्मभट्ट। ठीक है, तो गढ़वाल यूनिवर्सिटी के नए कुलपति का नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो नए कुलपति जी का नाम है मदन लाल जी ब्रह्मभट्ट।
ध्यान रखना, उनका इमेज भी न्यूज़पेपर में दिया गया है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आज का न्यूज़पेपर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्लीज सभी 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 पॉइंट्स को सभी दोस्त नोट डाउन जरूर करें। मेरे दोस्त, ये एग्जाम में फंसेंगे आज के क्वेश्चन, इसलिए आपको याद करने चाहिए, नोट डाउन करने चाहिए। ठीक है, तो गढ़वाल यूनिवर्सिटी के ये बने हैं ब्रह्मभट्ट। ध्यान रखना, गढ़वाल यूनिवर्सिटी कहाँ है, क्या है, आपको ध्यान रखना। निवर्तमान कौन थे, हेमचंद्र, मतलब इससे पहले कौन थे, तो हेमचंद्र जी की उन्होंने जगह ली है। अगर गढ़वाल यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं तो 1973 में इसको सौगात मिली थी। 1973 में बना था गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर में, और आपका कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल में, ये हम लोगों को पता है। इसके अलावा गढ़वाल यूनिवर्सिटी जब बना था तो इसका नाम ओनली ऑन गढ़वाल यूनिवर्सिटी था। भाई गढ़वाल में था तो इसका नाम गढ़वाल यूनिवर्सिटी था। आते 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 हम देखते हैं तो हम इसको बोलते हैं HNBGU। यहाँ पे भी यही लिखा है HNB। तो HNB का मतलब क्या है भाई, हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। तो क्वेश्चन यही पेपर में पूछा गया था कि गढ़वाल यूनिवर्सिटी का नाम हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी कब बना, तो ये पड़ा था इसका नाम अप्रैल 1989 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और प्रीवियस पेपर आप सॉल्व आउट करें, प्रीवियस पेपर आप चेक करेंगे तो ये क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी बन चुके हैं। ध्यान रखिएगा कि गढ़वाल यूनिवर्सिटी कब बना, 1973 में। और गढ़वाल यूनिवर्सिटी पे हेमवंती नंदन बहुगुणा नाम कब जोड़ा गया, HNB नाम कब जोड़ा गया, तो आपके सामने बोर्ड पे लिखा गया है, इस पे HNB नाम जोड़ा गया था अप्रैल 1989 में। एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, ये पॉइंट याद करना है, 15 जनवरी 2009 को इस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है। भाई इस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बस आपको न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा, न्यूज़पेपर पढ़ने का नजरिया बदलना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन अब बहुत सारा जीके वहीं से स्ट्रांग हो जाता है, आप इस तरीके से न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे। तो देखिए कितने क्वेश्चंस पे हमने चर्चा करी यहाँ पे। गढ़वाल यूनिवर्सिटी मदन लाल भट्ट बने, 1973 में बना था। HNBGU कब हुआ, ये 1989 में। एंड केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला, आपके सामने बोर्ड पे लिखा है। आगे चर्चा करते हैं क्या क्वेश्चन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं। देखिएगा, देखो ये वन लाइनर क्वेश्चन है, मगर मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। आप इस क्वेश्चन को चर्चित क्वेश्चन समझ के याद जरूर करें। अगर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये भी 5 तारीख के न्यूज़पेपर आर्टिकल का एक इंपॉर्टेंट फैक्ट लगा मुझे। आजकल आप देख पा रहे होंगे कि लोकसभा के चुनाव होने वाले। बहुत बार लोकसभा पे मैं चर्चा कर चुका हूं, एंड लोकसभा को तो मैं GS में पढ़ा भी चुका हूं। लोकसभा में मैं पॉलिटी को पढ़ा भी चुका हूं, और पॉलिटी मेरी कंप्लीट हो भी चुकी है। ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि प्रॉपर पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है, बट मोस्ट ऑफ टॉपिक पॉलिटी के मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। ऐसे कुछ टॉपिक्स को जो बच गए होंगे उसको मिस सेलिनेस के तौर पे बीच में जरूर पढ़ेंगे, बट एक नया सब्जेक्ट जरूर अब जल्दी ही आपके सामने जीके में देखने के लिए मिलेगा। तो ध्यान रखना, ये क्या है, लोकसभा के चुनाव में पहले क्या होता था, पहले अगर आप 80 साल से प्लस हो ना, 80 ईयर प्लस हो, तो आपको वोट देने नहीं जाना पड़ता था। वोट देने आपको जाना नहीं पड़ता था। जैसे मैं अपनी बात करूं ना, मेरे को वोट देने कम से कम 15 से 16 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। मैं अपनी बात करता हूं, मेरे को लोकसभा के वोट देने मेरे गांव से 1 गांव 2 गांव बहुत गांव छोड़ के पैदल, रोड भी नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वोट देने भी वहां जाना पड़ता है जहां रोड ही नहीं है। अगर मैं रोड के रास्ते जाऊंगा ना तो कम से कम वो 50 60 70 किलोमीटर दूर होगा। अगर मैं रोड के रास्ते जाऊंगा, यहाँ पे मेरा गांव है, अब वो गांव यहाँ है, तो पैदल पैदल तो जंगल के रास्ते जा सकते हैं। रोड के रास्ते प्रॉपर मार्केट के रास्ते, तुमने पढ़ा भी होगा पौड़ी जिले में ताड़केश्वर मंदिर है, ताड़केश्वर मंदिर से आपने जीके में पढ़ा होगा लैंसडाउन है, तो लैंसडाउन उस वाले रास्ते से हम वहाँ जाते वोट देने के लिए। अगर हम गाड़ी के रास्ते जाएं तो गाड़ी में किराया भाड़ा भी ज़्यादा लग जाता है, टाइम भी ज़्यादा लग जाता है, तो हम पैदल ही जाते हैं अभी भी। पर सरकार ने व्यवस्था करी थी कि जो 80 साल के बुजुर्ग क्या है उनको वोट देने आने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे घर पे ही आएंगे और तुम घर पे ही, मतलब ऑफिसर्स लोग जो भी जिसकी भी ड्यूटी लगेगी, और तुम घर पे ही वोट दे देना। मगर इस बार ये सीमा क्या कर दी है, वोट डालने की सुविधा घर पे मिलती थी, अब 85 से अधिक मतदाताओं को मिलेगी। ध्यान रखना, 85 वर्ष से प्लस के मतदाता क्या करेंगे, घर पर ही वोट देंगे, घर पर ही वोट देंगे। क्या मतलब है इसका, घर पर ही वोट देंगे क्या,
मैं बोल रहा हूं जिनकी ड्यूटी लगेगी, जिस भी ऑफिसर्स की ड्यूटी लगेगी वोटिंग में, तो कुछ कुछ व्यक्तियों को सरकार निर्धारित करेगी कि भाई तुमने पोलिंग बूथ में ड्यूटी नहीं देनी है, तुमने लोगों के घर घर जाना है, और उसके पास डाटा होगा कि उस गांव में इतने ऐसे लोग हैं जिनकी एज 85 ईयर्स से ज़्यादा है, तो आपने उनसे घर पे ही वोट लेके आना है, घर पे ही वो वोट दे देंगे, आपने वो बैलेट पेपर वहां लेके आने हैं। ऐसी भी सुविधा है। ये करंट अफेयर के चर्चाओं में पेपर में रहेगा। उत्तराखंड सरकार ने हाल में ही कितने वर्ष से अधिक वर्ष के लोगों को घर पे वोट देने की व्यवस्था सुविधा करी थी, तो ध्यान रखना इस बार वो 85 ईयर कर दिया। इससे पहले 80 साल से बड़े लोग नहीं जाते थे वोट देने, उनको घर पे ही आया जाता था। तो अगर आपके दादा दादी, कोई नाना नानी घर पे होगा और वो 85 ईयर से प्लस है, तो ध्यान रखना उनको वोट देने जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो आपके घर पे आएंगे और वहां पे वोट देके जाएंगे, लेके जाएंगे, है ना, किसको वोट देना है। और बाकी वोट देने का अधिकार, राइट टू वोट किस में है, 326। क्वेश्चन आएगा वोट देने का अधिकार किन अनुच्छेद के तहत मिलता है, तो अनुच्छेद 326 के तहत मिलता है। यह क्वेश्चन भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं भाई, ध्यान रखना। ये बड़ा एक अगला है भाई, इसमें तो अर्जुन का नाम है, कम से कम ये याद कर लेना। इसमें आपको दिख रहा होगा एक अर्जुन का यहां पे लिख रखा है, अर्जुन का घमंड तोड़ स्वयंभू शिवलिंग में रूप में विराजे थे शिव। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट नहीं है, यहाँ पे कुछ कहानी है। आपको पता है कल परसों महाशिवरात्रि है, तो आजकल अमर उजाला न्यूज़पेपर में उत्तराखंड में जो प्रमुख प्रमुख शिव जी के मंदिर है, उन मंदिरों पे चर्चा कर रहे हैं। लास्ट 2-3 जो मेरे आज की ताज़ा खबर कार्यक्रम रहा है, उसमें भी मैंने कुछ मंदिरों के बारे में आपको बताया है। तो ऐसी अमर उजाला आजकल कुछ मंदिरों के बारे में आपको जानकारी दे रहा है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल में महाशिवरात्रि है, तो महाशिवरात्रि की वजह से कुछ कुछ मंदिर चर्चाओं में है। उनके आर्टिकल ये अमर उजाला इसको छाप दे रहा है। तो क्या है, अर्जुन का घमंड तोड़ स्वयंभू शिवलिंग के रूप में विराजे थे। हमें तो क्या करना है, यहाँ पे एक मंदिर आता है किलकलेश्वर मंदिर, ये मंदिर चर्चाओं में रहेगा, तो हमको तो इस मंदिर को याद करना है। अगर क्वेश्चन आएगा किलकलेश्वर मंदिर, भाई अमर उजाला में इस शिव जी के मंदिर को जगह मिली है, तो इट मीन्स ये शिव जी का मंदिर थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा, किलकलेश्वर मंदिर। अगर किलकलेश्वर मंदिर देखोगे तो हेडिंग के तौर पे तो कहाँ पे है भाई, श्रीनगर में है। और श्रीनगर कहाँ पे पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। और उत्तराखंड कहाँ पे पड़ता है, उत्तराखंड के कहाँ पे पड़ता है, पौड़ी जिले में पड़ता है श्रीनगर। तो किलकलेश्वर मंदिर आपसे पूछेगा तो आप पौड़ी जिला कर दोगे, बट नहीं, आप गलत हो जाओगे। ये श्रीनगर में भले है, मगर ये पड़ता है कीर्तिनगर ब्लॉक में। ध्यान रखना, ये आता है कीर्तिनगर ब्लॉक में। जो श्रीनगर है हमारा पौड़ी वाला श्रीनगर, अलकनंदा नदी के उधर कीर्तिनगर। कीर्तिनगर आपको पता है टिहरी के राजा ने बसाया था, तो टिहरी में आता है। और अलकनंदा नदी के इधर जो आता है चौरास वाला एरिया, वो हमारे पौड़ी में आता है ना। तो ध्यान रखना, मंदिर किलकलेश्वर मंदिर श्रीनगर से तुम डायरेक्ट पौड़ी मत कर देना, ध्यान रखना कीर्तिनगर ब्लॉक में आता है। और कीर्तिनगर खुद कहाँ पड़ता है आपको पता है, जिला पूछेगा तो टिहरी। कीर्तिनगर की स्थापना कब की थी, 1896 में लगभग। किसके द्वारा की गई होगी, कीर्ति शाह द्वारा की गई होगी। ये हमने आपको पढ़ा भी रखा है, ठीक है। आपने कीर्तिनगर का ओल्ड नेम मेरे को बताना है, ठीक है। आपको मैंने हिस्ट्री भी पढ़ाई है, पंवार वंश में टिहरी रियासत पढ़ाई है, वहाँ पे भी मैंने तुम्हें यह पढ़ाया है। और जब मैंने आपको टिहरी जिला पढ़ा रखा है जिला सीरीज में, वहाँ पे भी मैंने तीनों चीज़ें पढ़ा रखी, प्रतापनगर, नरेंद्रनगर, कीर्तिनगर। प्रतापनगर कब बना, किसने बनाया, कीर्तिनगर कब बना, किसने बनाया, प्रतापनगर का पुराना नाम, कीर्तिनगर का पुराना नाम, नरेंद्रनगर का पुराना नाम, सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है। अगर आप समझदार हैं, अब प्रीवियस चीज़ आपने पढ़ी है, याद है, तो कमेंट करके बता दो, पता तो लगेगा कौन पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता है ना। ध्यान रखें, नहीं तो आप सब लोग क्या है ना, आप में से आधी से ज़्यादा जनता क्या, देखो 400-500 तो व्यूज़ आते हैं, 400-500 में से 20-30 बच्चे जेन्युइन ऐसे हैं कि जो भी चाहते हैं कि हाँ हमारा भी भला हो, या जो सपोर्ट भी करना चाहते हैं, पता लगता है उनके कमेंट देख के या उनके व्हाट्सएप स्टेटस देख के, जो भी पता लगता है। बट कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 2-3-4 दिन तो उनके लगातार मैसेज आए, क्योंकि क्लासेस नहीं हो पाई है, तो क्लासेस नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, ये तो ज़रूर पूछते हैं, बट कमेंट तक नहीं करते। तो आपके कमेंट करने से या वीडियो को शेयर करने से थोड़ा हमको मदद मिलती है, या मेरे को मतलब बढ़ावा मिलेगा, या मेरा चैनल ग्रो होगा, वही आपकी मदद है एज ए गुरु दक्षिणा। तो आप कर सकते हैं ये काम, है ना। तो बहुत सारे बच्चे करते नहीं है, बट छोड़ो। यहाँ से क्या क्वेश्चन आता है, किलकलेश्वर मंदिर कहाँ पे है। किलकलेश्वर मंदिर से ही आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे अर्जुन का घमंड तोड़ा था, स्वयंभू शिवलिंग में विराजमान था। यहाँ पे एक कहानी है कि अर्जुन जब धनुर्धारी, उसको विद्याएं प्राप्त हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उसको लगा कि मेरे से बड़ा धनुर्धर कोई है ही नहीं। तो शिव जी ने वहाँ पे किरात का रूप धारण किया था, और शिव जी ने इसका घमंड तोड़ा था कि भाई ज़्यादा हवा में नहीं उड़ना है, तुमसे भी बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े टैलेंटेड लोग हैं, है ना। तो वो कुछ यहाँ पे ऐसी कहानी है। फिलहाल ये किलकलेश्वर मंदिर ध्यान रखना, और इसी के साथ आप ये भी याद रख सकते हैं, वो आपको पता ही होगा, कमलेश्वर मंदिर।
है ना। तो किलकलेश्वर मंदिर बोलेगा तो श्रीनगर तो ठीक है, बट वो कीर्तनगर ब्लॉक टिहरी में है। एंड कमलेश्वर मंदिर तो प्रॉपर कहाँ है, पौड़ी श्रीनगर में, ठीक है। कमलेश्वर मंदिर इसलिए भी जाना जाता है, यहाँ पे एक मेला लगता है जिसको बोलते हैं खड़दिया मेला। खड़दिया मेला कहाँ पे लगता है भाई, तो खड़दिया मेला लगता है कमलेश्वर मंदिर में। इसी मंदिर में राम जी ने एक आंख दान करी थी शिव जी को, जब 1000 फूलों से शिव जी की पूजा करनी थी और एक फूल कम हो गया था तो बोलते उन्होंने अपनी आंख ही चढ़ा दी थी। फिर यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे पुत्र प्राप्ति के लिए मेला लगता है, पूजा किया जाता है, जिससे बोलते हैं खड़ा दिया अनुष्ठान। हाथ में खड़े होके हाथ में दिया लेके पूजा की जाती है, इसी को बोलते हैं खड़दिया अनुष्ठान या खड़दिया मेला। तो क्वेश्चन आएगा खड़दिया मेला कहाँ लगता है, तो खड़दिया मेला पौड़ी के श्रीनगर में लगता है। किस मंदिर में लगता है, कमलेश्वर मंदिर में लगता है। तो कमलेश्वर मंदिर अलग है, किलकलेश्वर मंदिर अलग है। बेसिकली दोनों श्रीनगर में है, बट डिस्ट्रिक्ट वाइज बोलेंगे तो किलकलेश्वर कहाँ पड़ जाएगा, टिहरी में, एंड कमलेश्वर कहाँ पड़ जाएगा, पौड़ी में। ये सारी की सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं और उम्मीद करता हूँ इन सारी बातों को आप याद भी करोगे। आगे अगर हम बढ़ेंगे, आगे बढ़ने पे देखते हैं कि क्या क्वेश्चन हमारे पास निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ भाई, उत्तराखंड विधानसभा में कल परसों कुछ बड़े मुद्दों पे सरकार ने चर्चा करी है और इन बड़े मुद्दों पे क्या क्या क्वेश्चन हमारे पास निकल के आते हैं, हमें तो एग्जाम क्रैक करना है, तो इन मुद्दों पे ध्यान रखना है। कुछ मुद्दों पे उन्होंने बात करी है, जैसे कि यहाँ पे एनआईटी की बात हुई है। एनआईटी की भूमि का बड़ा विवाद चल रहा था कि भूमि मिलेगी नहीं मिलेगी, लोग ड्रामा कर रहे थे, दे रहे थे नहीं दे रहे थे। तो ध्यान रखना, एनआईटी के लिए श्रीनगर में निःशुल्क भूमि मिल गई है, ये भी ध्यान रखना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एनआईटी कब बना था, 2009 में बना था। और एनआईटी कहाँ पे है, तो श्रीनगर में है। और श्रीनगर में भी कहाँ पे एनआईटी, एक गाँव का नाम आता है सुमाड़ी गाँव, है ना। एंड सुमाड़ी गांव से आपने नरेंद्र मोदी जी का स्पीच भी देखा होगा, धन सिंह रावत जी के प्रचार में आए थे वो, सुमाड़ी के पंथ्या दादा, उसी वर्ड से उन्होंने स्टार्ट भी किया था अपना स्पीच। तो सुमाड़ी के पंथ्या दादा के बारे में भी आपने सुना होगा, है कि नहीं है। एंड सुमाड़ी में जो सिक्के मिले थे 11,000 सिक्के एक ही खेत में, उनके बारे में भी आपने सुना होगा। और नहीं सुना होगा तो दोनों कहानियां मैंने आपको हिस्ट्री की क्लासेस में पढ़ा रखी है, ठीक है। अभी हम करंट अफेयर पे चर्चा करेंगे। इस करंट अफेयर पे चर्चा करने पे जो कि आर्टिकल आपके सामने दिख रहा है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आता है। और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आता है कि इन्होंने बात करी है जिला परिवार न्यायालयों में। क्या है इसका मतलब, अगर क्वेश्चन आएगा उत्तराखंड में जिला परिवार न्यायालय, परिवार न्यायालय मतलब परिवार से संबंधित जो मामले होते हैं, खासकर जो तलाक से संबंधित मामले होते हैं, उन मामलों को सुलझाने के लिए जो जज या न्यायालय या कोर्ट बना रखे हैं, उसमें स्पेशल जज भी नियुक्त किया जाता है, जिला परिवार न्यायालय। जैसे डॉक्टर तो सारा काम करता है, बट स्पेशलिस्ट भी होता है ना, कुछ डॉक्टर की कुछ आंखें ही देखता है, कुछ कान ही देखता है ना, वही जिला परिवार जो न्यायालय है। इसमें चाइल्ड और जनरल काउंसलर होंगे, इसमें चाइल्ड एंड जनरल काउंसलर नियुक्त होंगे। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हमारी उत्तराखंड गवर्नमेंट से आग्रह किया था कि भाई कोर्ट में क्या होना चाहिए, परिवार कोर्ट जो है, फैमिली कोर्ट जिनको बोलते हैं, परिवार न्यायालय जो है, वहाँ पे चाइल्ड एंड जनरल काउंसलर होने चाहिए। चाइल्ड काउंसलर जो बच्चों की काउंसलिंग कर सकता है, बच्चों के मनोविज्ञान को समझ के फैसला ले, ये होना चाहिए। क्यों, क्योंकि फैमिली से संबंधित जो मामले आते हैं, पति पत्नी के झगड़े में सबसे अधिक जो पिसता है ना, वो पिसता है बच्चा। ये ध्यान में रखना, बच्चे की कस्टडी अगर माता को मिल गई तो उस बच्चे के दिमाग में जीवन भर के लिए पिताजी के लिए नेगेटिविटी रहती है, क्योंकि वो माता के साथ ही रहेगा तो पिता के अपोजिट रहेगा। और बच्चे की कस्टडी अगर पिता को मिलेगी तो उसके दिमाग में माता के प्रति थोड़ा नेगेटिविटी रहेगी, क्योंकि वो पिताजी के साथ ही बचपन से रहेगा, है ना। तो ये कुछ चीजें होती हैं, तो ध्यान रखना। चाइल्ड काउंसलर की डिमांड करी थी और उत्तराखंड गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट कर दिया है, गवर्नमेंट ने। और इसके लिए क्वेश्चन आएगा, हाल में ही कितने फैमिली कोर्ट में चाइल्ड काउंसलर नियुक्त किए गए हैं या नियुक्त करेंगे, या डिमांड करी थी, या किसकी चाइल्ड काउंसलर या फीमेल काउंसलर, या इस प्रकार से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ध्यान रखना, हमारे यहाँ तलाक कहाँ होंगे, तलाक समझ याद करने के लिए देखो, तलाक या फैमिली कोर्ट या कोर्ट कचहरी का मामला गांव वाले कम ही जाते, शहरी क्षेत्र के लोग ज़्यादा जाते, है ना। गांव में तो ऐसे लड़ाई झगड़ा होता भी नहीं है, सास बहू की लड़ाई झगड़ा होगा तो रात को होगा, सुबह वो फिर घास लकड़ी के लिए चले जाते हैं। रात को अगर सास ने बहू को कुछ भी सुना है तो सुबह एक गाय
निकालने चली जाएगी, एक घर का खाना बना देगी, नॉर्मल हो जाता है। शहरों में जो मॉडर्न फैमिली होती है, यहाँ पे किसी को कुछ बोल दिया तो बातें बड़ी बन जाती है। तो ध्यान रखना, ये फैमिली कोर्ट या चाइल्ड जनरल काउंसलर किधर इनकी जरूरत पड़ेगी? शहरों में। तो शहरों में कौन कौन से जिले आपके? हरिद्वार हो गया, याद करने के लिए, मैं याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, इसको बुरा ना माने। देहरादून हो गया, और यूएस नगर हो गया, और एक यूएस नगर के ऊपर क्या हो गया? नैनीताल हो गया। तो हाल में ही कितने फैमिली कोर्ट में चाइल्ड काउंसलर की नियुक्ति की गई है? तो ध्यान रखना, हाल में ही 4 फैमिली कोर्ट में चाइल्ड काउंसलर की नियुक्ति की गई है। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन बनेगा आपके पास, आप इन क्वेश्चंस को आराम से इजीली कर पाओगे, मेरे को ये पता है, आपने कर देना है। दूसरी चीज, आगे अगर हम देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद टीम के कैप्टन बने हैं कमिंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो भाई आईपीएल का है। वैसे आईपीएल पे तो वीडियोस बहुत सारी आपको देखने के लिए मिलेगी, और बहुत सारी क्लासेस आईपीएल पे आपको देखने के लिए मिलेगी। अभी आईपीएल शुरू होने वाले हैं, आजकल महिलाओं के आईपीएल चल रहे हैं, तो वो, और जब आईपीएल पुरुषों के चलेंगे तो बड़ा धमाका हुआ रहता है, धूमधाम से चलता है। मगर हैदराबाद के जो कैप्टन थे, इससे पहले माकरम थे, एंड माकरम की कैप्टनसी में वो सबसे लास्ट टीम रही थी हैदराबाद, और अब उन्होंने कैप्टन ही चेंज कर दिया। तो कैप्टन कौन बन गए? पैट कमिंस। ठीक है, तो ये भाई ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है आपके लिए, बट अगर आपको लिखना होगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में स्पोर्ट्स काफ़ी अच्छे लेवल पे आ जाता है। हैदराबाद के न्यू कप्तान, तो हैदराबाद के न्यू कप्तान, न्यू कैप्टन, मेरे को एक बार याद है जब मैं 9th या 10th में पढ़ता था, तो हमारे गांव में एक भैया है, वो कैप्टन है आर्मी में, अब तो उनकी डेथ भी हो गई है, बट सीनियर थे वो काफ़ी, नाते में मैंने उनको भैया ही बोलना था, है तो मतलब हमारे पापा जी से भी बड़ी उम्र के, पर मैंने नाते में उनको भैया बोलना था। तो वो आर्मी में कैप्टन थे, तो मेरे को उनका नंबर सेव करना था मोबाइल में, 9th-10th की बात है, तो मैंने उनका कैप्टन मैं ऐसे सेव किया था। मैंने सोचा था कैप्टन ऐसे लिखते होंगे, कैप्टन, सही तो लिखा था मैंने, कैप्टन, तो मैंने ऐसा नाम सेव कर दिया था उनका फ़ोन में। ठीक है, एंड उनके नाती पोते थे, वो दिल्ली रहते थे, तो वो गर्मियों की छुट्टियों में ना हमेशा गांव आते थे। वो गर्मियों की छुट्टी में गांव आते थे, तो हम खेलने चले गए थे जंगल, तो वो बोल रहा कि मेरे नाना को फ़ोन करो यार, मीन्स कि मेरे नाना को फ़ोन करो कि हमें देर हो जाएगी, कि नाना डांटेंगे, क्योंकि हम तो गांव के गंवारी थे, कहीं भी चले जाओ जंगल में, सुबह चले जाएंगे शाम को आएंगे। वो दिल्ली का आया लड़का, दिल्ली से आता था, गर्मियों की छुट्टी में आता था, तो उसने बोले यार कि नहीं, मेरे नाना को फ़ोन कर दो। तो मैंने कहा मेरे फ़ोन से कर ले, क्योंकि उसके फ़ोन में तो नेटवर्क आएंगे नहीं। मेरे नाना के अपने छोटा सा तो फ़ोन ही रहता था, ठीक है, 1200 फ़ोन था, मुझे अच्छे से पता है, नोकिया का, उसमें ये वाली रिंगटोन रहती, नो 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 एंट्री, मुझे ये भी पता है। तो उसने बोला कि, मैंने कहा था नाना का नंबर कैप्टन लिखा है, वो सी से तो देख रहा होगा कैप्टन को, कि मुझे तो कैप्टन की स्पेलिंग अभी भी नहीं आती शायद से, कैप्टन जो भी होता, तो सी से देख रहा, वहाँ पे नाम ही नहीं, हमें उसको बोला कि भाई तेरे नाना का नंबर लिखा है कैप्टन सी से, वो सी से देख रहा होगा कैप्टन, तो यहाँ बोला कोई कैप्टन है ही नहीं, मैं बोल रहा है, बोला है ही नहीं। फिर मैंने फ़ोन चेक किया, अब मैंने उसको ये क्या रहा कैप्टन, अब मैंने उसको ऐसा कैप्टन दिखाया, फिर उसने मुझे समझाया, मतलब उसने मुझे गाली दी, समझाया कि भाई क्या बोल रहा है, तो ये होता है कैप्टन, कैप्टन ऐसा लिखते हैं, कैप्टन की स्पेलिंग उसने बताई होगी कि जो भी होता होगा कैसा होता है। मेरे को ये भी पता नहीं था कि कैप्टन सी से शुरू होता है, मैं सोचता था कैप्टन के से ही शुरू होता होगा, भाई ऐसा सीन था भाई। आप बिलीव नहीं करोगे, बट ये सच्ची घटना है, बिल्कुल फुल एंड फाइनल 101% सच्ची घटना, एक भी पॉइंट इसमें इधर उधर नहीं है। तो हैदराबाद के न्यू कप्तान बने हैं, न्यू कप्तान बने हैं हैदराबाद के, एंड इस कप्तान का नाम क्या है? पैट कमिंस, ये ध्यान रखना, पैट कमिंस। आईपीएल की बात है, एंड ये पैट कमिंस है कहाँ के? खुद ये पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के कप्तान भी हैं, ध्यान रखना। इससे पहले कौन थे कैप्टन, किसकी जगह लेंगे? माकरम की जगह लेंगे, माकरम। ठीक है, माकरम कहाँ के थे? साउथ अफ्रीका के थे। तो हैदराबाद के 2023 का जो आईपीएल हुआ है उसमें कैप्टन कौन है? माकरम। एंड 2024 में जो आईपीएल होगा उसमें हैदराबाद के कैप्टन कौन रहेंगे? पैट कमिंस। इस हैदराबाद के बारे में मैं तुम्हें कुछ ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा, क्या ही होगा हैदराबाद। हैदराबाद कौन सी नदी के तट पे बसा है? जीके में मूसी नदी के तट पे। हैदराबाद मूसी नदी के तट पे बसा हुआ है। हैदराबाद के बारे में क्या बोला जा सकता है? हैदराबाद में फेमस चीज़ है चार मीनार, सुना होगा तुमने, है ना? अच्छा, दूसरी चीज हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, आप अभी गूगल करके या प्रीवियस पेपर सॉल्व करो पटवारी का। पटवारी में क्वेश्चन आ रखा था कि हैदराबाद को भारत में कब मिलाया गया, समथिंग ऐसा क्वेश्चन था। तो हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था ऑपरेशन पोलो द्वारा, ऑपरेशन पोलो द्वारा। अगर क्वेश्चन आएगा हैदराबाद को भारत में शामिल
किस ऑपरेशन द्वारा किया गया था? तो हैदराबाद में निजाम रहते थे, जब भारत आजाद भी हो गया था तो भारत में शामिल नहीं होना चाह रहे थे, तो भारत में इसको शामिल करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसको बोलते हैं ऑपरेशन पोलो। तो पटवारी के पेपर में वो क्वेश्चन शायद से डिलीट भी हो गया था। 17 सितंबर और 18 सितंबर में थोड़ा कंट्रोवर्सी चल रही थी कि क्या डाटा व आंसर माने, उन्होंने दोनों ऑप्शन में दे दिया था। फिलहाल मैंने इतना तो बता दिया है कि हैदराबाद को भारत में किस ऑपरेशन के तहत मिलाया गया था? ऑपरेशन पोलो के तहत। हैदराबाद किस नदी के तट पे बसा है? मूसी। और हैदराबाद में एक फेमस चीज़ है चार मीनार। बाकी क्वेश्चन पेपर में ये, करंट अफेयर में ये था, तो मैंने ये बात बता दी। आज के न्यूज़पेपर की सारी खबरें, सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एग्जाम में कुछ भी बन सकता है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखें, ठीक है। ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिल रही है। ये क्या चीज़ है? यह है आर्थिक संकट के बीच शहबाज ने ली पाकिस्तान पद की सीएम। ध्यान रखना, पाकिस्तान के पीएम, पाकिस्तान में एक नए पीएम बने हैं, और जहां तक मेरी जानकारी है ये 24वें नंबर के पीएम बने हैं। खासकर एसआई के पेपर के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूकेपीएससी ऐसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी पूछ लेता है। कल परसों मैंने तुम्हें मलेशिया के प्रधानमंत्री का नाम भी बताया होगा, जुगनाथ जी। ध्यान रखना, तो इसका नाम क्या है? शहबाज। याद रखना, इसका नाम होगा शहबाज, ठीक है। ये शहबाज जो है ये कौन है भाई? तो ये पाकिस्तान के पीएम की इन्होंने अभी हाल में ही क्या लिए? शपथ ली है। इस चीज़ को जब तुम पढ़ोगे तो इस चीज़ को पढ़ने के बाद यहाँ पर एक पॉइंट देखने के लिए मिलता है, और वो मिलता है आईएमएफ। पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा कर्जा है, और पाकिस्तान को आईएमएफ ने कर्जा दिया है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड शायद से ऐसे कहते हैं अंग्रेजी में, इन्होंने इनको कर्जा दिया है। इसके अलावा इनको चाइना ने भी कर्जा दिया है, और इसके अलावा इनको जो कर्जा दिया है वो दिया है यूएई ने। तो ये भी फैक्ट आप याद रखना। तो यहाँ पे आईएमएफ था, तो आईएमएफ के बारे में अगर मैं तुम्हें बताऊं, आईएमएफ, ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूं ना कि आईएमएफ आपके अर्थशास्त्र के सिलेबस में, इकोनॉमी के सिलेबस में। अब बहुत सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे थे कि अर्थशास्त्र पढ़ाओ, अर्थशास्त्र पढ़ाओ, तो ध्यान रखना ये सिलेबस में है, और सिलेबस की वजह से मैं इस पर चर्चा कर रहा हूँ, बाकी नहीं बताऊंगा मैं। तो आईएमएफ कब बना था? 27 सितंबर 1945 में बना था, ये भी ध्यान रखना। और आईएमएफ बना क्यों था? 1944 में एक समझौता हुआ था जिसको बोलते हैं ब्रेटन वुड समझौता। ब्रेटन वुड समझौता क्या है? तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस या समझौता, ब्रेटन वुड एक शहर है, और यहाँ पे बहुत सारे देशों ने एक समझौता किया था विश्व को या विश्व की आर्थिकी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। कल परसों में तुम्हें एक मिसलेनियस का टॉपिक भी पढ़ाऊंगा जिसमें मैं वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ पे चर्चा करूंगा। तो जो मुद्दा है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये बहुत सारी रिपोर्ट्स भी जारी करती है। तो ब्रेटन वुड समझौता हुआ था, तो इस ब्रेटन वुड समझौता से दो चीज़ निकली थी। एक चीज़ निकली थी ये आईएमएफ, और इसी ब्रेटन वुड समझौता से एक चीज़ निकली थी वर्ल्ड बैंक। इसी से एक चीज़ निकली थी वर्ल्ड बैंक, ठीक है। बैंक लिखना नहीं आता, जैसे भी लिखते होंगे दिख लेना। इससे निकल के आया था वर्ल्ड बैंक। तो ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आता है ब्रेटन वुड की जुड़वा बहनें, ब्रिटेन वुड की जुड़वा बहनें किसे कहा जाता है? तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को क्या कहा जाता है? जुड़वा बहनें कहा जाता है, एक दूसरे का ट्विंस कहा जाता है। विश्व में आर्थिकी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ बनाए गए थे 1944 में ब्रेटन वुड समझौता के तहत। ये भी 1945 में बना वर्ल्ड बैंक, और ये भी 1945 में बना है कौन? आईएमएफ। मैं इस पर इसलिए चर्चा कर दिया कि नॉर्मल यहाँ पे लिखा था कि आईएमएफ ने इसको बहुत ज़्यादा कर्जा दे रखा है, किसको? पाकिस्तान को, क्योंकि इसकी आर्थिक स्थिति बहुत आर्थिक संकट से गुजर रहा, बहुत बुरी हो रखी है। तो आईएमएफ की चर्चा थी, तो मैंने ऐसे बता दिया क्योंकि हमारे सिलेबस में तो है ही। आज का कोई भी पॉइंट फेक नहीं है, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज के न्यूज़पेपर में आए थे, और इन सारे पॉइंटों को आपने याद करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपने देखे भी होंगे और बनते भी हैं, तो ये क्वेश्चन भी आप याद कर लीजिएगा। क्या है ये क्वेश्चन? जल्द 5,000 करोड़ डॉलर का होगा भारत अमेरिका व्यापार। इससे कोई क्वेश्चन नहीं निकलेगा, यहाँ से क्वेश्चन निकलेगा। अमेरिका आज भारत का सबसे बड़ा कारोबारी सदस्य है, ठीक है। तो ध्यान रखना, भारत का सबसे बड़ा कारोबारी सदस्य कौन है? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और मेरा काम है तुमको सही गाइडेंस देना, मेरा काम है तुम्हें अच्छी चीज़ें बताना। बाकी आप में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमसे भी ज़्यादा टैलेंटेड है, हमसे भी ज़्यादा जानकारी रखते हैं इन चीज़ों का, हमसे भी ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। तो आप लोगों को भी पता होगा कि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। मेरा टारगेट सिर्फ वो बच्चे हैं कि जो बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर नहीं जा रहे हैं, या जो
यूट्यूब से ही पढ़ाई करते हैं और यूट्यूब पे उनको एक कंटेंट नहीं मिल पाता बेहतर, तो उनको एक बेहतर कंटेंट और एक लाइन्स और एक सही कंटेंट प्रोवाइड कराना मेरा टारगेट है। जिनका नॉलेज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है उनको मेरा टारगेट है भी नहीं, है ना। तो जो बच्चे नए हैं वो ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन आते भी है कि हाल में किस देश से भारत अपना सबसे ज़्यादा आयात निर्यात कर रहा है, या भारत ने हाल में किस देश के साथ 5,000 करोड़ डॉलर का व्यापार किया है, किस देश के साथ भारत सबसे ज़्यादा व्यापार करता है। तो ध्यान रखना, जो सबसे ज़्यादा कारोबारी साझेदार होगा उसी के साथ सबसे ज़्यादा व्यापार होगा, ये ध्यान रखना। यहाँ पे भी एक इतिहास रचने वाली बात है, और इतिहास रचने वाली बात क्या है, इस वाले फैक्ट को भी आप देख सकते हैं। आपके सामने बोर्ड पे नज़र आ रही होगी चीज़ें, और क्या नज़र आ रही है चीज़ें आपको पढ़ने के लिए आराम से मिल जा रहा होगा और आप पढ़ भी पा रहे होंगे। टेबल टेनिस जो होता है, टीटी, कभी खेलते थे हम टेबल टेनिस, खेलना तो नहीं आता था पर ऐसे ही रखा रहता था तो वहाँ पे देखते थे लाइब्रेरी में। तो टेबल टेनिस में रचा इतिहास, पुरुष महिला टीम को ओलंपिक का टिकट। ध्यान रखना, क्या आपने प्रीवियस क्लासेस रिवाइज करी है, आपने कमेंट करके बताना है कि हाल में ही कल परसों की ताज़ा खबर में मैंने पढ़ाया था कि उत्तराखंड के एक एथलीट को भी पेरिस ओलंपिक में जाने का मौका मिला है। पेरिस ओलंपिक होंगे इस साल, तो आपको पता है पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो पहली बार, ध्यान रखना, पहली बार भारतीय टेबल टेनिस की टीम ने क्या किया है, क्वालिफाई किया है। क्वालिफाई, टेबल टेनिस की टीम ने क्वालिफाई किया। क्वालिफाई की स्पेलिंग कैसे होगी रे भाई, ठीक है जो भी है यार, ठीक है। तो भारतीय टेबल टेनिस टीम ने पहली बार ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। और ध्यान रखना, ओलंपिक होंगे कहाँ, तो ओलंपिक होंगे पेरिस में। ओलंपिक के बारे में तो तुम्हें बहुत नॉलेज है और लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें पढ़ाई थी, बट ये बात ध्यान में रखना, ध्यान रखना, पहली बार हो रहा है। नहीं तो भारतीय, देखो इंडिविजुअली भारत वालों ने ओलंपिक खेला, में ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, इंडिविजुअली भारत की तरफ से ओलंपिक में टेबल टेनिस खेल चुके हैं प्लेयर, बट टीम में, इन टीम की महिला टीम और पुरुष टीम, तो टीम के हिसाब से भारत ने कभी क्वालिफाई नहीं किया था। तो पहली बार भारत की महिला जो टीम है और भारत की जो पुरुष टीम है, इन्होंने भी ओलंपिक के लिए क्या कर दिया है, क्वालिफाई कर दिया। ये ध्यान रखना। इससे क्या क्वेश्चन निकल के आ सकता है, इससे क्वेश्चन निकल के आ सकता है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। इससे क्वेश्चन निकल के आता है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया कब बना, तो ये बना था 1926 में। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, स्पेलिंग खुद से लिख लेना, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया कब फॉर्म हुआ था, 1926 में। और ये भी ना पिछले साल का ही करंट अफेयर है, और ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, एंड अगेन एग्जाम में आएगा। टेबल टेनिस फेडरेशन इंडिया की अध्यक्ष कौन है, तो इसकी अध्यक्ष है मेघना अहलावत। इनका नाम है मेघना अहलावत जी, मेघना अहलावत जी। और टेबल टेनिस फेडरेशन में पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बनी। देखो ये पिछले साल का करंट अफेयर है, अब पिछले साल पेपर में पूछा भी गया है कि हाल में ही टेबल टेनिस फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो टेबल टेनिस फेडरेशन की पहला महिला अध्यक्ष बनी थी मेघना अहलावत जी। और देखो पिछले साल पहली बार महिला अध्यक्ष बनी, और इसी साल भारत ने ओलंपिक में क्वालिफाई कर दिया, भारत की महिला और पुरुष टीम ने, दोनों ने। तो क्या पता है दोबारा एग्जाम में पूछ लिया जाए टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। एंड टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया बना कब, 1926 में बना है, ये ध्यान रखना। बता यहां से कैसा क्वेश्चन बनेगा, हॉकी, घुड़दौड़ी, टेबल टेनिस, है ना, स्विमिंग, 4 ऑप्शन दे देगा। निम्न में से किस खेल में पहली बार भारतीय टीम ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया, ध्यान रखना। स्पोर्ट्स से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं मेरे दोस्तों, स्पोर्ट्स से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, और ये सब न्यूज़पेपर में आते रहते जरा जरा करके। बस आपको ये चीज़ें पढ़नी है, एग्जाम निकालने का नज़रिया तरीका बदलना है, न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका एंड नज़रिया बदलना है। और प्लीज़ अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की झंझट, आपको आधे घंटे में सारा कंटेंट विथ एक्स्ट्रा फैक्ट विथ जीके प्रीवियस पेपर रिलेट करके अगर आपको मिल रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके आप हौसला अफजाई कर सकते हैं, वीडियो को स्टेटस पर लगा के थोड़ा शेयर कर सकते हैं, जिससे कि हमारा भी थोड़ा भला हो और हमारा भी ग्रोथ हो। प्लीज़ ये चीज़ भी आप थोड़ा करिएगा। आगे बढ़ते हैं, कोई क्वेश्चन है, देखो अभी तो हमारे जो न्यूज़ आर्टिकल थे वो लगभग सारे कंप्लीट हो गए हैं, और आज के न्यूज़पेपर में तो भाई आप ये नहीं बोल सकते कि सर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं थे, आज के न्यूज़पेपर में तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे।
तो आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद करने हैं और मुझे उम्मीद है कि आपने सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख भी दिए होंगे, ठीक है। एंड हमेशा मैं ये भी बताता हूँ आपको कि न्यूज़पेपर के अमर उजाला जो मैं पढ़ता हूँ इसमें वो 4 5 6 क्वेश्चन हमें देता है, पूछता है कि क्या तुमको ये आता है, और इन 4 5 क्वेश्चनों में से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमारे प्रीवियस पेपर में आ रखे हैं या जो हमारे आने वाले पेपर में आएंगे। मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को निकाल के लाता हूँ। मेरा न्यूज़पेपर तो मैं ये नहीं पढ़ता वहाँ एक्सीडेंट हो गया, वहाँ चोरी हो गया, ये हो गया, लाना फलाना हो गया, नहीं, मैं वही क्वेश्चन वही आर्टिकल बताता हूँ जो पेपर में आएगा, ये ध्यान रखना। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन कुछ बने हैं और ये क्वेश्चन तो तुमने पुराने पेपर में नहीं देखा क्या, तुम्हारे ही उत्तराखंड के पेपर में नहीं आया है क्या? देखो, ऑपरेशन कावेरी, और मेरी प्रीवियस क्लासेस पढ़ लीजिएगा, करंट अफेयर की क्लासेस पढ़ लीजिएगा, ऑपरेशन कावेरी मैंने ऑलरेडी पढ़ाया भी है, आप ये नहीं बोल सकते नहीं पढ़ा है। तो देखो ऐसे आते क्वेश्चन, ऐसे पढ़ता न्यूज़पेपर, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते थे न्यूज़पेपर से दोस्त, आप बिलीव नहीं करेंगे। ऑपरेशन कावेरी सूडान के लिए चला गया था, ये क्या, लक्षद्वीप आजकल चर्चाओं में, कावरती लक्षद्वीप की राजधानी है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक, ये नहीं आता तो कुछ नहीं आना। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट साल 2023 का बहुपक्षीय युद्धाभ्यास, द नेम इज ओरियन, बहुत इंपॉर्टेंट है ओरियन। ओरियन आपको पता है ज्वाइंट आर्मी एक्सरसाइज एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत बड़े लेवल पे पूछा, मैसिव लेवल पे आपको जहां पे ज्वाइंट आर्मी एक्सरसाइज पढ़ने के लिए मिलती है उसको उधर ही वहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा, ये पेपर में बनेगा, आते हैं पेपर में से क्वेश्चन आ गया 2023 में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था, वो भी बहुपक्षीय हुआ था और ये था ओरियन। और एक वो नहीं है, अरे और जो फिल्म इंडस्ट्री के जो उनके साथ फोटो खिंचाता है, ऐसा एक फोटो नहीं खिंचाता आजकल, उसको ऐसा वायरल भी होता कि 25 लाख 15 लाख रुपए लेता है फोटो खिंचाने के। अंबानी के बेटे की शादी में भी आया था, आपने नहीं देखा हो, बिग बॉस में भी गया था वो एक दिन के लिए, उसका नाम भी ना ऑरी, तो बड़ा चर्चा हो मेरे था बीच में बड़ा, है ना, तो यही उसी से याद करना ओरियन, ठीक है। तो ओरियन संयुक्त युद्धाभ्यास था, चेक गणराज्य, डेनमार्क, जर्मन, ये था फ्रांस, ठीक है। तो ध्यान रखना ओरियन कहाँ हुआ था, फ्रांस में, ये ध्यान रखना। और इसे तोता है हिंदी, तो ये तो सबको पता ही होगा ना, अमीर खुसरो को ना, ठीक है। विश्व पुस्तक दिवस बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूकेपीएससी के लिए, एसआई के लिए, 23 अप्रैल है ना, थोड़ा सा चेक कर लेना, वैसे 23 अप्रैल है। कौन सी भारतीय महिला प्योली एक्सप्रेस कहते थे पीटी उषा को, ठीक है, एक्सप्रेस तेज स्पीड, है ना, ध्यान रखना। अब आपने कमेंट करके बताना है उत्तराखंड एक्सप्रेस किसको कहते हैं, उत्तराखंड एक्सप्रेस, आर्मी से संबंधित है ये और एथलीट है, उत्तराखंड चमोली के ऐसे एथलीट है, एग्जैक्ट नहीं है बट एथलीट है, तो उत्तराखंड एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है, प्लीज कमेंट करके बताएं। आप में से कई ऐसे बच्चे हैं कि पढ़ते भी हो मुझसे, ऐसा नहीं है कि पढ़ते नहीं है, वो डेली मेरी क्लासेस लेते हैं बट कमेंट नहीं करते। क्या आप अपने कमेंट करना या 10 या 12 या 5-10 सेकंड आप कमेंट करोगे तो आप घिस थोड़ा ना जाएंगे, आप भी तो हमसे कुछ ना, हम भी तो आपकी मदद कर रहे हैं कुछ ना कुछ तरीके से ना, पढ़ा रहे, अपना टाइम दे रहे। आप हम 1 घंटा पढ़ा रहे हैं, दिन भर में 2 वीडियो आती है, 2 घंटे पढ़ा रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, आप 10-15 सेकंड नहीं दे सकते कमेंट करके, वीडियो को शेयर करके? ऐसा मैं तो क्या बताऊं यार आप लोगों को, ठीक है नहीं बता रहा हूँ कुछ। तो ये हो गया आज का न्यूज़पेपर ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आपको आज के जो न्यूज़ आर्टिकल थे वो पसंद भी आए होंगे, और आज के न्यूज़पेपर में पर्सनली जेन्युइन बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, यहाँ से कुछ ना कुछ एग्जाम में फंसेगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, बेहतरीन क्लास में। अब आ चुका हूँ मैं वैसे भी कोटद्वार, तो अब क्लासेस आपकी रेगुलर आएगी। तो धन्यवाद, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर क्लास पसंद आई तो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।